नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो रहा है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो कि ट्विटर है, वहां आप वोट करते हैं और आपके नतीजे हम दिखाते हैं आपको जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कौन से वो विषय होने वाले हैं। जी हां, तीस्ता विवाद का ममता एंगल। आखिर तीस्ता विवाद में क्या है एक नया एंगल, और क्या भारत बांग्लादेश के बीच में जो बात हो रही है उससे ममता बनर्जी को कोई परेशानी है, इस पर विस्तार से आपको जनमत में समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अगले फ्लोर ग्राफिक्स में आपको बताएंगे पुतिन किम की टेंशन वाली डील। आखिर कौन सी ऐसी डील हो गई है, और ये दोस्ती जो इनकी है ये दुनिया को डरा भी रही है, क्योंकि किम जोंग उन कुछ भी कर सकते हैं और पुतिन भी अनप्रिडिक्टेबल हैं। वो भी काफी खतरनाक इंसान के रूप में जाने जाते हैं रूस के लिहाज से। ये बात करेंगे जनमत में आगे, और आगे बढ़ेंगे फिर अगले फ्लोर ग्राफिक्स में बात करेंगे लोकतंत्र का काला अध्याय। जी हां, इमरजेंसी की बात, आपातकाल की चर्चा, और किस तरीके से भाजपा ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू किया है, और एक विभीषिका के तौर पर, इस दिवस के तौर पर इसको मनाने का प्रयास और याद दिलाने का प्रयास दुनिया को। इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट, हमारे स्पेशल पैकेज देखिएगा जनमत में आगे। और फिर आगे बढ़ेंगे, एक और खालिस्तानी चुनाव लड़ने वाला है अमृतपाल सिंह के बाद। अब ये कौन है और ऐसे कितने लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है ये लोग जीत भी जाएं, तो जनता किन को चुन रही है, एक विश्लेषण आपको ये भी देखना बनता है। फिर आगे बढ़ेंगे, अल जजीरा का षड्यंत्र आपको बताएंगे। लगातार अल जजीरा के षड्यंत्र का पर्दाफाश तो हम करते ही आ रहे हैं, आज क्या नया है इस मुद्दे को भी आपको देखना होगा। बने रहिए जनमत में। जनमत में आज खबर की शुरुआत तीस्ता जल विवाद से करेंगे, जिसको लेकर इन दिनों भारत ने बांग्लादेश से समझौता किया है, जिसके तहत भारत अब बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण पर बातचीत के लिए भारतीय तकनीकी दल को भेजने वाला है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आपत्तियों के बावजूद चीन की नजर जो है इस परियोजना पर है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत द्वारा तीस्ता नदी के जल के प्रबंधन और संरक्षण के लिए बड़े जलाशयों और संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना है। हालांकि चीन की भी दिलचस्पी इस प्रोजेक्ट पर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अगले महीने चीन का दौरा करने वाली हैं, जहां वो चीन की दिलचस्पी को भी जानेंगी। लेकिन इससे पहले इधर भारत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आखिर क्या विवाद खड़ा किया है? जबकि दो देशों का मामला है, तो एक राज्य को क्या परेशानी है और राज्य की मुख्यमंत्री को क्या परेशानी है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। साल बाद यानी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम ममता बनर्जी को साथ लेकर बांग्लादेश के दौरे पर गए। वहां उन्होंने तीस्ता जल बंटवारे को लेकर समझौते पर सहमति का भरोसा दिया था, लेकिन उसके बाद करीब 10 साल बीतने के बावजूद अब तक तीस्ता समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है, जिस पर अब चीन की भी नजर बनी हुई है, जो इस मामले पर बांग्लादेश को ऋण देकर उसे पाकिस्तान की तरह भारत के खिलाफ बांग्लादेश का इस्तेमाल करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा और आपने उसमें भाग लिया, क्योंकि अकेला मैं बोलूं आप सुने ये काफी नहीं, जनमत में आप भी भाग लेते हैं। तीस्ता समझौते में ममता बनर्जी बन सकती हैं रोड़ा। 93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 7% लोगों ने ना में जवाब दिया है। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि हाँ, एक रुकावट के तौर पर ममता बनर्जी आ सकती हैं तीस्ता समझौते की अगर बात करें। अब दूसरा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा। अब बात करेंगे भारत विरोधी कतर के मीडिया यानी अल जजीरा की। जी हां, वो अल जजीरा जो दुनिया में अपने भारत विरोधी एजेंडे के लिए जाना जाता है, जिसने अब वैश्विक स्तर पर भारत का नाम खराब करने के लिए एक और संगीन दावा कर दिया है। अल जजीरा का यह दावा हमास और इजराइल की लड़ाई को लेकर है, जिसकी माने तो भारत ने हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल को हथियार निर्यात किए हैं। अल जजीरा के अनुसार भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद जो है उसकी सप्लाई की है। तो आखिर क्या उसके द्वारा जो कहा गया उसमें सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, वो हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। को चेन्नई के तट से रवाना हुआ, जो इजराइल के अशदोद पोर्ट पर जा रहा था, जो तट गाजा पट्टी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहीं मरीन ट्रैकिंग वेबसाइट के हवाले से बताया गया कि जहाज ने इजराइल पहुंचने के लिए लाल सागर का रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि वहां विद्रोही लगातार हमले करते रहते हैं।
हालांकि इस मामले पर भारत की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और न ही सुदर्शन न्यूज इन दावों की पुष्टि करता है, क्योंकि वामपंथी मीडिया अल जजीरा भारत के खिलाफ फैलाए जाने वाले भ्रम और भारत विरोधी एजेंडे के लिए कुख्यात है। इसलिए उसका ये दावा भी भारत की वैश्विक कूटनीति के खिलाफ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने खबर देखी और खबर को समझा। अब इस पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। अल जजीरा रच रहा है भारत के खिलाफ षड्यंत्र, तो 99% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं और 1% लोग ना में। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि अल जजीरा रच रहा है भारत के खिलाफ षड्यंत्र। अगली खबर का रुख करते हैं। जनमत में अब बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की करते हैं। दरअसल इन दिनों यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन की हर चाल पर दुनिया की नजर बनी हुई है। जहां अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने पर तुले हुए हैं, वहीं तमाम अमेरिकी प्रतिबंधों को झेलते हुए पुतिन झुकने का नाम नहीं ले रहे, जिस वजह से अपने नए संबंध बनाने के लिए पुतिन उत्तर कोरिया गए हुए थे। जिस दौरे से पुतिन अमेरिका समेत दुनिया को यह दिखाना चाह रहे थे कि किम और पुतिन की ये नंबर 1 यारी अमेरिका और उसके साथी पश्चिमी देशों के लिए खतरा हो सकती है, क्योंकि उत्तर कोरिया के दौरे के दौरान पुतिन और किम जोंग उन में जो डील हुई है वो सच में अमेरिका और उसके साथी पश्चिमी देशों के लिए टेंशन वाली डील हो सकती है, जिसको आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि आखिर किस तरीके की डील हुई है, क्या पूरी बात हुई है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रूस और उत्तर कोरिया के बीच शुरू होगी ये सीधी रेल सेवा। जी हां, रूस और उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बीच सीधी रेल सेवा शुरू हो जाएगी और रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों को लेकर डील हुई है। ये आपको महत्वपूर्ण बता दें। ये यारी, ये दोस्ती जो है, ये याराना जो है, कैसे रंग लाएगा। ये ऐसे रंग लाएगा कि रेल सेवा हो जाएगी और उसी के साथ साथ हथियारों को लेकर डील हो जाएगी। रूस अपने मित्र देश उत्तर कोरिया को लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें देगा। लगातार ये मिसाइलों का टेस्ट किम जोंग उन करता आ रहा है और आज भी एक वो बात थी, वो कल भी उन्होंने की थी, आज भी किया था। दोनों देश संकट की स्थिति में एक दूसरे की मदद करेंगे, जरूरत पड़ने पर या हमले की स्थिति में हथियारों की सप्लाई करेंगे। आर्थिक सहायता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी हुई है डील। और साथ ही साथ आपको बता दें, उत्तर कोरिया हथियार के बदले रूस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। तो ऐसा नहीं कि उत्तर कोरिया कुछ दे नहीं रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। मिसाइलों के मामले में वो भी उन्नत माना जाता है, सर में दर्द माना जाता है पूरे विश्व में। यूक्रेन युद्ध में जमे रहने के लिए रूस को मिले उत्तर कोरिया के ये हथियार और रूस ने उत्तर कोरिया को, आपको ये बता दें, 50 लाख आर्टिलरी शेल्स, 50 लाख आर्टिलरी शेल्स जो हैं, जो गोला बारूद है, वो दिया है। इतना कुछ दिया है रूस ने यहां पर उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया ने भी मदद दी है और उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग में भी तेजी आएगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपने समझा कि पुतिन और किम की ये टेंशन वाली डील लोगों को क्यों परेशान कर रही है, क्यों लोगों का सर दुखा रही है, क्योंकि ये दोस्ती बहुत खतरनाक है। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर देते हैं। ये देखिए, रूस और उत्तर कोरिया की नजदीकी अमेरिका के लिए खतरा है क्या? 92%, 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 8% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो हां, रूस और उत्तर कोरिया की नजदीकी अमेरिका के लिए खतरा है। जनमत में अब बात पंजाब की करते हैं, जहां वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की जीत के बाद अब एक और खालिस्तानी समर्थक यानी भगवंत सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान भगवंत सिंह के बेटे आकाशदीप सिंह ने किया है, जो पंजाब में गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट से चुनाव के साथ राजनीति में एंट्री लेगा। भगवंत सिंह को अमृतपाल का बेहद करीबी माना जाता है, जो अमृतपाल सिंह के साथ डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अगर भगवंत सिंह चुनावी मैदान में उतरता है तो वह भी जेल से ही चुनाव लड़ेगा। पंजाब के खडूर साहिब सीट से लोकसभा सांसद निर्वाचित किए गए अमृतपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल सिंह और भगवंत सिंह पर एक ही जैसे आरोप हैं। दोनों के और उनके साथ अन्य साथियों को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और सभी असम की जेल में बंद हैं। तो एक और खालिस्तानी चुनाव लड़ेगा, ये खबर है। खालिस्तानी समर्थक भगवंत सिंह है और अमृतपाल का करीबी भी ये व्यक्ति माना जाता है और अमृतपाल के साथ ही असम की डिब्रूगढ़ जेल में ये भी बंद है। तो देखिए, इन पर आरोप बड़े बड़े हैं, देशद्रोह के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, खालिस्तानी समर्थक होने के आरोप लगे हैं।
ये खबर आपने देखी और इसी पर हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न भी पूछा कि आखिर ऐसे लोगों को देशद्रोहियों के अधिकारों पर लगनी चाहिए रोक को लगाना चाहिए कि नहीं। ये पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर लीजिए, अभी आएगा, जिस पर हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि देशद्रोहियों के अधिकारों पर लगना चाहिए रोक, और आपने यहां पर जो उत्तर दिया है वो भी आपको बता दूं। 99% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 1% लोगों ने ना में जवाब दिया। 99% हाँ, 1% ना। तो देशद्रोहियों के अधिकारों पर लगनी चाहिए रोक, ये जनता कहती है, जनता का मत कहता है। जनमत में अब बात कांग्रेस द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल की करते हैं, इमरजेंसी की करते हैं, जिसका जिक्र आज ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुने जाने के बाद किया, जिन्होंने आज अपने संबोधन में आपातकाल को याद करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का संवर्धन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की गई, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, आपातकाल के बारे में जानिए और उसी के साथ साथ क्या हुआ था आज उसके बारे में जानिए। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार ओम बिरला को ध्वनि मत से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। कुर्सी संभालते ही बिरला ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी और सभी सदस्यों को धन्यवाद करने के बाद सबसे पहले श्री बिरला ने आपातकाल की निंदा की और एक प्रस्ताव पेश किया। आपातकाल पर पेश किए गए प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन ओम बिरला ने बोलना जारी रखा और कहा कि भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद विवाद का संवर्धन हुआ है, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की गई है, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया है। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया गया। लोकसभा स्पीकर के इसी बयान पर अब सियासी रण शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी देख लीजिए। कांग्रेस राज में भारत ने देखा काला अध्याय, ये हमारा प्रश्न था। 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि कांग्रेस राज में भारत ने देखा था काला अध्याय, वो आपातकाल का समय, वो इमरजेंसी का समय। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की और कैसे उसने जय फिलिस्तीन बोल दिया और उसके बाद अब कैसे उसकी सांसदी जा सकती है। चलिए ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में। जनमत में अब बात असदुद्दीन ओवैसी की करते हैं। दरअसल 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान सांसदों के शपथ ग्रहण के दूसरे दिन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण की और उसके बाद सदन में ही जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। सबसे पहले ओवैसी ने जय भीम बोला, फिर जय मीम बोला, फिर जय तेलंगाना बोला और फिर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। फिलिस्तीन को लेकर ओवैसी के नारे के बाद राजनीति गर्मा गई है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। जय
जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। संसद सत्र के दूसरे दिन भी कई नवनिर्वाचित सांसदों ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने बाकी सांसदों से अलग शपथ के बाद जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। उनकी इस हरकत पर कई सांसदों ने आपत्ति दर्ज की। इस बीच एक और बात चर्चा में आ गई कि क्या कोई सांसद किसी अन्य राष्ट्र के प्रति आस्था व्यक्त कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 102D में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। संविधान के इस आर्टिकल की माने तो जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगाने पर ओवैसी की लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। आज इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। दरअसल AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की गई है। वकील हरिशंकर जैन ने दूसरे राष्ट्र के प्रति आस्था दिखाने के कारण उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ओवैसी ने लोकसभा में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन के नारे लगाए थे। इसे बाद में कार्रवाई के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया था। वकील हरिशंकर जैन ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इस मामले में राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत शिकायत की है। उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने ये जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। उन्होंने बताया है कि हरिशंकर जैन ने ओवैसी की सदस्यता संसद सदस्य के रूप में खत्म करने की मांग की है। ऐसी ही एक शिकायत एक और वकील विभोर आनंद ने भी की है। लोकसभा सचिवालय से ये शिकायत विभोर ने की है। संविधान के अनुच्छेद 102 में वो स्थितियां बताई गई हैं जिनके अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 102 के भाग घ में लिखा है कि ऐसे संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है जो भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले ली है। इसके अलावा उसे इस आधार पर भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर वो दूसरे राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखता है। जब असदुद्दीन ओवैसी से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ कैसे हुआ, ये संविधान के कौन से प्रावधान के हिसाब से गलत है। जी किशन रेड्डी के विरोध पर उन्होंने कहा कि उनका काम है विरोध करना, हम उन्हें खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के शपथ के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के मामले में संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमारी फिलिस्तीन या अन्य किसी राष्ट्र से कोई दुश्मनी नहीं है। संसद सदस्यों का शपथ लेने के बाद दूसरे देश के समर्थन में नारे लगाना सही नहीं है। We have no any kind of enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. Some members have come to me and complained about the raising of Palestine slogan at the end of the oath. ओवैसी ने अति उत्साह में नहीं बल्कि सोच समझकर जय फिलिस्तीन का नारा संसद के अंदर लगाया, लेकिन अब ये मामला ओवैसी को राजनीतिक संकट में भी डाल सकता है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब इसी मुद्दे पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी से खास बातचीत की। आइए आपको उनकी प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं कि सरकार में लोग क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर। एक सवाल ये भी उठता है कि ओवैसी उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की, सदन में लोग उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ओवैसी जी को तो कायदे से ससम्मान इजराइल और फिलिस्तीन का जहां युद्ध हो रहा है उसके बॉर्डर पे भेज देना चाहिए, और उसके बॉर्डर पे जाके ओवैसी जी से मेरी प्रार्थना है कि इजराइल की तरफ मुंह करके जोर जोर से फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारा लगाएं। भारत में लगाने से क्या फायदा है? अगर आप फिलिस्तीन के समर्थन में हो तो फिलिस्तीन के बॉर्डर पे जहां पर
तो आपने खबर देखी और ओवैसी का जो रिएक्शन था उसी के ऊपर जब सवाल पूछा गया तो वो उनका यहाँ पर क्या उत्तर आया वो हमने आपको बताया। तो ये जो खबर है इससे ये पता लगता है कि आखिर किसे उनका जो रिएक्शन आया वो इतना होना नहीं चाहिए था और जय फिलिस्तीन बोलने की आवश्यकता क्या थी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है जनमत में, आपके फेवरेट कार्यक्रम में। और हर बार की तरह आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट, एक मुख्य मुद्दा, एक मुख्य विषय हम जनमत में लेकर आते हैं और जनमत में आगे बढ़ेंगे। और आज भी ऐसे एक मुख्य मुद्दे की बात करेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां पर वीएचपी और बजरंग दल ने बड़ा प्रदर्शन किया है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौ सेवकों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पुलिस ने कुछ गौ सेवकों को गिरफ्तार किया था, जिसके चलते उन्होंने ये प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ राज्य में बढ़ती गौ तस्करी की घटनाओं से नाराज हैं हिंदू संगठन। इन घटनाओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा उल्टा गौ सेवकों की गिरफ्तारी की जा रही है और इसी से नाराज हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान हमारे सहयोगी योगेश मिश्रा ने बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं से क्या खास बातचीत की, एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दिखाते हैं जनमत में। देखिएगा और समझिएगा और सीखिएगा। आज हिंदू समाज पूरी तरह से सड़कों पर है और खास तौर पर जिस तरह से गौ तस्करों के मामलों में गौ सेवकों को अंदर किया गया है उससे नाराज हिंदू समाज आज प्रदर्शन कर रहा है। आप देखिए रायपुर के महिला थाना चौक में किस तरह से हिंदू समाज सड़कों पर हैं और विशेष बात यह है कि जिस तरह से गौ सेवकों को अरेस्ट किया गया है इस मांग को लेकर के, लगातार उनको छोड़ने को लेकर के देख रहे हैं आप जो संत समाज है वहां प्रदर्शन लगातार कर रहा है। बड़ी संख्या में साधु संत पूरे प्रदेश से पहुंचे हुए हैं और इनका यह कहना है कि गौ तस्करों को छत्तीसगढ़ में न सिर्फ संरक्षण मिल रहा है बल्कि गौ सेवकों को बाकायदा गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसे ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में हैं। राजीव लोचन महाराज जी हमारे साथ हैं। राजीव लोचन जी, हिंदूवादी सरकार कहलाती है लेकिन हम देख रहे हैं गौ सेवक अंदर हो रहे हैं इस राज्य में, क्या कहेंगे? हम लोगों का संकल्प है गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो और यदि गौ रक्षा करने के कारण कोई अपराधी है तो समस्त खैर बहुत भीड़ है। मैं एक बार लॉन्ग शॉट आपको दिखाना चाहूंगा। अब ये कितनी बड़ी संख्या में जो हिंदू समाज कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू संगठन कार्यकर्ता हैं, वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। सबका ये कहना है कि जिन हिंदू और गौ सेवकों को अंदर किया गया है वो गौ पुत्र हैं। ऐसे में हिंदू समाज का हर व्यक्ति, हर सनातनी अपने आप में गौ पुत्र है और इसीलिए हर कोई अरेस्टिंग देना चाहता है। सबका यह कहना है कि अगर गौ सेवकों को अंदर किया गया है तो हाँ, हम भी गौ पुत्र हैं, गौ सेवक हैं, हमको भी अंदर करिए। और इसीलिए आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में जो संत समाज है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा है कि गौ सेवकों को जो सरकार गिरफ्तार कर रही है, ऐसे में हम भी आ रहे हैं आपके जेल में, हमको भी गिरफ्तार कर लीजिए। कुछ साधु संत जी हैं, उनसे बात करूंगा। स्वामी परमात्मानंद जी हैं। महाराज जी, जिस तरह से गौ सेवकों को लगातार अंदर किया जा रहा है, गौ तस्करी पूरे प्रदेश में बढ़ रही है, क्या कहेंगे? इसीलिए लड़ाई है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, गौ हत्या का समर्थन करेगा वह हमारा दुश्मन है, उसको हम नहीं रहने देंगे। ये उल्टा हो रहा है कि जो गौ माता को बचाने वाले लोग हैं उनको अंदर किया जा रहा है, तो इसीलिए तो लड़ाई है भैया। क्या कहेंगे सरकार से? जिस तरह से हिंदूवादिता की बात लगातार सरकार करती है लेकिन एक्शन कुछ और नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? सरकार अभी क्या कह सकते हैं, सरकार तो अभी उठी है, घुटने पे खड़ी होने वाली है और जब खड़ी हो तब उसको ध्यान आएगा। अभी तो उसकी आंख बंद है, अभी उसकी आंख बंद है, आंख खोलने के लिए ही है। तो साधु संतों का आक्रोश साफ तौर पे देखा जा रहा है। साधु संत ये मानते हैं कि जिस तरह से गौ सेवकों को पकड़ा जा रहा है और गौ तस्कर पूरे राज्य में बड़े आराम के साथ में गौ माताओं की तस्करी कर रहे हैं, ऐसे में आक्रोश देखा जा रहा है। बजरंग दल के संयोजक ऋषि मिश्रा जी मेरे साथ हैं। ऋषि जी, हम देख रहे हैं कि जो लोग गौ माता को बचा रहे हैं उनको अंदर किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, राम जी का ननिहाल है और यहाँ पे गौ भक्तों को अंदर किया जा रहा है और गौ तस्करों पे कोई उंगली नहीं कर रहे, प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रही है। रायपुर पुलिस अधीक्षक ने लीपापोती की है। कार्यकर्ताओं ने बताया है कि रायपुर पुलिस अधीक्षक के सामने जब यह बयान दे रहा था तीसरा मृतक कि हमने पुलिस को देख के
नदी में कूदा है तो पुलिस के भय से कूदा है, ना कि कार्यकर्ताओं के भय से कूदा है। हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे तक नहीं थे, पुलिस पहले पहुंची है। और जिस तरह से यहाँ शांति दूतों ने यह आंदोलन किया है कि हम बजरंग दल संघ कार्यालय को घेराव करने वाले, तो बजरंग दल का प्राण संयोजक होने के नाते मैं खुली चुनौती देता हूं, माँ का अगर दूध पिया है तो बजरंग दल और संघ कार्यालय को घेर के बता दे। आपको छठी का दूध नहीं याद दिलाए तो बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं। पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं गौ तस्करी बढ़ी है, ऐसे मामलों पर कार्रवाई करना छोड़ करके उल्टे गौ सेवकों को फंसाया जा रहा है, ये बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे गौ, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे से जिस तरह से गौ तस्करी हो रही है और गौ तस्करों के संरक्षण दिया जा रहा है, पुलिस का कहीं ना कहीं पूरा इसमें लीपापोती और पुलिस का पूरा हाथ दे रहा है। सरकार इसमें अगर जल्द नहीं जागी तो आज ये पहले चरण का आंदोलन है, इसके बाद और विराट आंदोलन होने वाला है। और बलरामपुर की घटना को लेके जिस तरह से कल सिलतरा में घटना हुई कि करंट लगा के एक कवाड़ी के जो तस्कर था उसके यहाँ पे एक हिंदू उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कुल मिला के करंट जिहाद भी शुरू हुआ है। बलरामपुर में सुजीत सोनी को करंट लगा के मारा गया और रायपुर में भी यह घटना देखने जा रही है। तो बिल्कुल जिहाद नए नए तरीके से दिख रहा है, करंट जिहाद, लौ जिहाद, लैंड जिहाद, पूरे देश में ही हाल है। और इसीलिए हिंदू संगठन कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि गौ तस्करों पर सख्त कार्रवाई हो और जो गौ माता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं गौ सेवक, उनको रिहाई मिले। और लगातार इस तरह से आप देखिए किस तरह का बड़ा प्रदर्शन है। आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में, मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगा किस तरह से भीड़ है, आप देख सकते हैं। एक बार हमारे सहयोगी गोविंदा से हम कहेंगे वो विजुअल आपको दिखाएं। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज प्रदर्शन कर रहा है। और जिस तरह से आनंद की जो घटना सामने आई है, गौ तस्कर भगने का प्रयास कर रहे थे, खुद वो कूदते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी गौ सेवकों पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से ये सारी बातें दुर्भाग्यजनक है। हाँ, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाह रहा हूं कि जब तक हमारे आदमियों को छोड़ेंगे नहीं, हमको सबको जेल में डालो। और ये गौ तस्कर जो पूरे छत्तीसगढ़ में वो मचाए हुए हैं, इनको बंद करो। आपको गौ तस्करी बंद करना होगा और जितने लोग हैं उनके समर्थन में हम खड़े हैं। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रायपुर के सिटी कोतवाली थाने में किस तरह का माहौल है आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो हिंदू संगठन कार्यकर्ता है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं सिटी कोतवाली थाने के सामने। और सीधे तौर पे हर किसी का कहना है कि हाँ, मैं भी गौ सेवक हूँ, मुझे भी गिरफ्तार करो। रवि जी, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग यहाँ? देखिए, जिस तरीके से इस गौ हत्यारों की मौत को मॉब लिंचिंग का नाम दिया गया, उन अधिकारियों का सस्पेंशन और जो फर्जी केस लगाकर हमारे गौ सेवकों को अंदर किया गया है, उसकी रिहाई की मांग करता है। और यह भी मांग करता है कि छत्तीसगढ़ गौ तस्करी का अड्डा बन चुका है, सरकार इस पे ध्यान दे और जिस भी क्षेत्र से यह गाड़ी निकलती है वहाँ के उच्चतम अधिकारी का सस्पेंशन हो, ऐसी मांग करने हम आए हैं यहाँ पे। और पूरे प्रदेश में हो रहा है गौ तस्करी, हम देख रहे हैं, उसके बाद गौ सेवकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये कौन सी बात हुई? वही उसी के लिए आज बजरंग दल उतर गया है कि जिस तरीके से यह मॉब लिंचिंग का नाम दिया गया और हमारा कर्तव्य है गौ तस्करी को रोकना, उसको मॉब लिंचिंग का नाम दिया गया, उसके विरोध में आज बजरंग दल रोड पे उतरा है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप देखिए जो साधु संत हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि हाँ, हम भी गौ सेवक हैं, हमको भी गिरफ्तार कर लीजिए। और इस मांग के साथ में हिंदू समाज सड़कों पर है। आपको दिखाते हैं चारों तरफ, आप देखिए किस तरह का नजारा है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पर हिंदू समाज यहाँ पर सड़कों पर है और सीधे तौर पे गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। पूरे प्रदेश में गौवंश तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर के यहाँ पर लगातार साधु संत जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वेद प्रकाश महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या आप लोग संदेश देने आए हैं? साधु संतों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। हमारे गौ सेवकों को निसर्ग रिहा किया जाए। जो बेचारे गौ की सेवा करते हैं उनको कैद में डाल दिया गया है और गौ हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया गया है। मॉब लिंचिंग इसे नहीं कहते, मॉब लिंचिंग बीरनपुर में हुआ था, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। ये मॉब लिंचिंग यहाँ महानदी में कूद के अपनी जान दे रहे हैं, उनको मॉब लिंचिंग कहा जा रहा है, ये गलत है। जिस तरह से हमने देखा गौ तस्कर अपने से कूद कर भागते हैं, लेकिन दूसरी ओर गौ सेवकों को अंदर किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? अब ये गलत फहमी है या तुष्टीकरण की नीति है या तुष्टीकरण कर रहे हो किसी एक समाज को आप। महाराज जी, जिस तरह से कवर्धा में पूजनीय भगवत ध्वज का अपमान हुआ था तो यही भाजपा सड़कों पर थी, लेकिन अब दूसरी तस्वीर नजर आ रही है, क्या कहोगे आप? क्या बोले आप? मैं समझ नहीं पाया। जिस तरह से गौ तस्कर आराम से घूम रहे हैं, गौ सेवक अंदर हो रहे हैं, क्या कहोगे? गौ सेवक अंदर हुए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यदि गौ सेवा करने वाले अपराधी हैं तो हम समस्त गौ सेवक अपराधी हैं।
हम लोग अब चातुर्मास की तैयारी करके आए हैं। 4 महीना यहीं जेल में रहेंगे, आजीवन कारावास भोगेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में गौवंश तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रायपुर में हाल ही में गौ तस्करों ने एक बार फिर गौ तस्करी घटना को अंजाम दिया, लेकिन उस मामले में गौ सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में नाराज हिंदू समाज पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहा है और रायपुर के सिटी कोतवाली थाना के सामने आप देखिए किस तरह से यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू समाज यहाँ पहुंचा हुआ है कि हाँ, हम भी गौ सेवक हैं, हमको भी गिरफ्तार कर लीजिए। और इस मांग के साथ में लगातार आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा अगुवाई कर रहे हैं इस मामले को लेकर के। हमारे साथ चंद्रशेखर वर्मा जी हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से गौवंश तस्करी पूरे प्रदेश में हो रही है, उसके बाद गौ सेवकों को अंदर किया जा रहा है, क्या क्या कहोगे? बाबू भैया बोलो बताएं। जिस तरह से गौ सेवकों को अंदर किया जा रहा है, क्या कहोगे आप इस मामले में? ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। ये गौ रक्षकों को ये पुलिस प्रशासन जबरदस्ती फंसा कर गिरफ्तार किया है और तस्करों के समर्थन में, पुलिस के समर्थन से ही तस्करी होती है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि पुलिस का सहमति नहीं है। पुलिस की सहमति से ही तस्करी होता है और जब गौ रक्षक रोक रहे हैं तस्करी को तो प्रशासन उल्टे गौ तस्करों पे कार्रवाई न करके गौ रक्षकों को जेल के अंदर डाला है। और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमको गिरफ्तार कर ले या तो हमारे साथी गौ रक्षक को जब तक न छोड़े। बिल्कुल, हर सनातनी गौ सेवक है और अगर आपको गिरफ्तार करना है तो हमको भी गिरफ्तार कर लीजिए। इस मांग के साथ में गौ सेवक प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए जहां भी आपकी नजरें जाएंगी, तख्ती लेकर के यहाँ पे छत्तीसगढ़ बना गौ तस्करों का गढ़, इस स्लोगन के साथ में लगातार हिंदू समाज प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदू समाज गौ तस्करी घटनाओं से नाराज है और इसीलिए रायपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गोविंदा के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विवादास्पद टिप्पणी के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने वाले, या कह दीजिए उनको हटाया गया था, सैम पित्रोदा की फिर से वापसी हो गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष यानी सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडिया ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन नियुक्त किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सैम पित्रोदा ने मीडिया में दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि भारत को विविधता वाला देश कहा था। उन्होंने क्या कहा था आपको सुनाते हैं। उनका कहना था, विविधता वाला देश भारत है, जहां पूर्व में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम में लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में लोग शायद गोरे जैसे दिखते हैं और दक्षिण में लोग अफ्रीका जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा की टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेताओं ने उनकी टिप्पणियों को नस्लवादी बताते हुए कांग्रेस पर विभाजनकारी कार्य करने का आरोप लगाया था। साथ साथ चुनाव के दौरान भारत में अमेरिकी विरासत टैक्स जैसी व्यवस्था की बात भी सैम पित्रोदा के द्वारा कही गई थी, जो कि बड़ा मुद्दा बना था। आपको याद होगा, जो कि पीएम मोदी ने भी इसी मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। अब फिर से पित्रोदा की कांग्रेस में वापसी हो गई है। तो क्या कारण रहा है? लौट आए हैं वापस सैम पित्रोदा। आखिर लौट आए तो कैसे लौट आए और किसका समर्थन मिला, और जब हटाया गया था तो हटाने के बाद वापस लाने की जरूरत क्या थी? चलिए, ये तो थी खबरें जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हर रोज की तरह अब बात करेंगे कुछ आगे बढ़कर सुविचार की। हमारा सुविचार का जो भाग है, हर रोज आपके लिए मैं लेकर आता हूं, हमारी टीम लेकर आती है। और आज सुविचार में एक नया जो विषय होगा आपके लिए, एक नई कहानी होगी, एक नया संदेश होगा, एक नया किस्सा आपको सुनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक नई कहानी, एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनिए, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। ये कहानी शुरू कर रहा हूं। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाई तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण, उसके पास कोई सुविधा नहीं थी, परिवार अमीर नहीं था। गरीबी के कारण उसको कई कठिनाइयां झेलनी पड़ती थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोजाना संघर्ष करना पड़ता था। सुबह रोटी आई, शाम का नहीं पता होता था कि खाने में कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़कर उठाया। स्टेप बाय स्टेप सभी को आगे बढ़ना चाहिए, लक्ष्मी ने भी वही किया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया।
वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। वहां पर उसने दाखिला लिया। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर पहुंचाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। ऐसा ही नहीं, वहां पर खत्म नहीं हुई। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए भी एक प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। तो लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। और लक्ष्य हमेशा अपना बड़ा रखिए, कभी छोटा मत सोचिए। उस लक्ष्मी की अगर मैं बात करूं तो उसने अपने लिए नहीं सोचा, केवल उसने कहा कि मैं अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहती हूं, गांव में एक स्कूल खोलना चाहती हूं। और उसने खुद को तो आगे बढ़ाया और गांव को भी आगे बढ़ाया। लक्ष्य उसने बड़ा रखा, तभी वो खुद भी कामयाब हुई और उसका लक्ष्य भी पूर्ण हुआ। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए। तो इसी के साथ ये था आज का हमारा सुविचार और जनमत कार्यक्रम में इतना ही आज के लिए। कल फिर आऊंगा, नए मुद्दे लाऊंगा आपके लिए मैं शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।